वो वी वॉश कहीं ना कहीं आपका वजाइना के फ्लोरा को डिस्टर्ब कर रहा है। तो वी वॉश या कोई भी केमिकल से हमको वजाइना नहीं धोना है, जस्ट वाटर से हमको क्लीन करना है। सेम विद मेल्स ऑल्सो, उनको भी अपना पेनिस पार्ट जो भी है उसको उसी तरह से क्लीन करना है, पानी से क्लीन करना है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर किसी को पीसीओडी है या पीसीओएस है तो उससे इनफर्टिलिटी कॉज होती है। तो क्या ये बात सच है या झूठ है? ये बिल्कुल सच है। पीसीओडी या पीसीओएस कुछ भी है तो इनफर्टिलिटी इसका कॉज है। बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से मिसकैरेज होते हैं। थायराइड, अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है उनको भी मिसकैरेज की हिस्ट्री होगी। डायबिटीज वालों को भी मिसकैरेज की हिस्ट्री होगी। बस जो हमारी कुछ सब्जियां होती हैं, मदर्स को लगता है कि लौकी, तोरई ये हम बच्चे को खिलाएंगे बहुत हेल्दी होता है, बट उसमें मेरा कहना ये अनटिल और अनलेस आपको पता नहीं है कि वो ऑर्गेनिक है कि नहीं, आपके सामने वो ग्रो हुई है कि नहीं, आप उनको मत दें। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो हम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी गर्ल्स पे इफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स अर्ली आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या यादव, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। आज हमारे साथ मौजूद है हमारी मुख्य अतिथि जो एक गायनेकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर श्वेता तिवारी मैम। मैम प्लीज हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता तिवारी, गायनेकोलॉजिस्ट, सेक्सुअल मेडिसिन प्रैक्टिशनर प्लस कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। मैं लास्ट 8 ईयर से प्रैक्टिस में हूँ। माय क्लिनिक इज देयर इन सिद्धार्थ विहार एंड हियर आई एम जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग सम disorders which you all are facing. मैम पीरियड्स इरेगुलर होने का रीजन क्या है? देखिए, पीरियड्स इरेगुलर होने का रीजन बहुत सारे होते हैं, जिसमें कि सबसे कॉमन होता है स्ट्रेस। आज का जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, सभी की बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है। इसमें हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कोई एज ग्रुप नहीं है, क्योंकि जो यंग गर्ल्स हैं दे आर ऑल्सो इन स्ट्रेस। उनको स्टडी का स्ट्रेस है, जो कॉलेज में पहुंच गई है उनको अपने करियर का स्ट्रेस है, जो आगे जॉब में है उनका अपना स्ट्रेस है, और जो मैरिड है उनका अपना लाइफ का, अपना जो भी उनका लाइफस्टाइल है वो सब डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ देयर रूटीन। तो मतलब स्ट्रेस तो एक सबसे कॉमन है ही है। उसको हमें सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए, स्ट्रेस को हम कितनी जल्दी कितनी आसानी से कम कर सके। सेकेंड थिंग इज लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल हमारा बहुत ही खराब है। ऑलमोस्ट और सभी लोग जंक पे डिपेंड है ही है, आउटसाइड फूड पे सभी डिपेंड है। सैटरडे संडेज में आप कभी भी बाहर चले जाओ बहुत रश होता है, सभी रेस्टोरेंट्स में बहुत रश होता है। किसी भी आप खाने पीने वाली दुकान पे जाके खड़े हो जाओगे, यंगस्टर्स बहुत मिलेंगे खाते हुए। तो एक ये भी फैक्टर है। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो आईटी वर्कर्स हैं उनको सिस्टम पे बैठ के काम करना है, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, आराम से बैठ के काम कर रहे हैं, कोई वर्कआउट नहीं है। So this is also one of the most common reason for this irregular periods. And smoking, alcohol, ये सब factors है ही है, but मेरा सबसे पहले फोकस जाएगा आपके स्ट्रेस प्लस लाइफस्टाइल पर। सबसे पहले हम उसको मॉडिफाई करें, क्योंकि ये सब चीजें जितनी भी है कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स पे इफेक्ट डाल रहे हैं, उसी की वजह से आपके पीरियड्स जो होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। मैम आजकल गर्ल्स में पीरियड्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, एक बहुत अर्ली एज पे आते हैं, उसका मेजर रीजन क्या है? देखिए, इस पे मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकती, बट स्टिल मैं ये कहना चाहूंगी कि जो पेरेंट्स हैं वो खुद ही इतने बिजी हैं कि वो अपने बच्चे पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। वो सोचते हैं कोई आसान तरीका हो जिससे मेरे बच्चे इंगेज रहें, हम डिस्टर्ब ना हो। तो उसमें देखा है, आप कहीं भी चले जाओ, अगर बच्चे खाना भी खा रहे हैं तो उनको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज्यादा हो गया है। स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं ये किसी का फोकस नहीं है, जिसमें कि किस तरह का उनका एक्सपोजर है स्क्रीन में, किस तरह की एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उनका आउटसाइड एक्टिविटी बहुत ही कम है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी नील हो गई है, और टोटली चिप्स, बर्गर, पिज्जा इस पे डिपेंड हो चुके हैं। वीक में 2-3 बार खाते ही हैं। स्कूल जा रहे हैं, बहुत बार नोटिस किया है मैंने कि बस में बच्चे को बैठाया एंड दे जस्ट कम एंड गिव पैकेट ऑफ चिप्स एंड ऑल, कि बच्चे खुश हो जाएंगे। बट ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चे पे इफेक्ट डालेगा। इसी की वजह से ये पीरियड्स हमारे बहुत अर्ली आ रहे हैं। और प्लस एक बहुत ही कॉमन रीजन ये हो गया है, हमको नहीं पता हमारे यहाँ प्योरिटी चीज में कितनी है। लाइक ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस होते हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए दिए जा रहे हैं। प्लस जो हमारी कुछ सब्जियां होती है, मदर्स को लगता है कि लौकी, तोरई ये हम बच्चे को खिलाएंगे बहुत हेल्दी होता है, बट उसमें मेरा कहना ये अनटिल और अनलेस आपको पता नहीं है कि वो ऑर्गेनिक है कि नहीं, आपके सामने वो ग्रो हुई है कि नहीं, आप उनको मत दें।
क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो हम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी गर्ल्स पे इफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स अर्ली आ रहे हैं। ओके तो एक ये भी फैक्टर है, क्योंकि हमारी चीजों में प्योरिटी बिल्कुल नहीं रह गई है। जी सो मिल्क, जो दूध भी है, हम दूध ज्यादा से ज्यादा पिला रहे हैं, मगर वो दूध किस तरह से आ रहा है, जी इंजेक्शंस लगे हैं, काउ मिल्क है और बफेलो मिल्क है, वट एवर इट इज, उसमें इंजेक्शंस लग के वो प्रोडक्शन हुआ है या नेचुरली वहां से आया है, इसका हमें कोई नॉलेज नहीं है। जी तो मे भी अगर वो ऑक्सीटोसिन के साथ मिल्क आया है तो कहीं ना कहीं फीमेल पे इफेक्ट करेगा और पीरियड्स अर्ली आने ही आने हैं। जी और प्लस मेरा एक ऑडियंस से, सभी से ये कहना होगा कि अपनी लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को अर्ली एज से ही किसी ना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जरूर डालें। जी लाइक कुछ भी हो, लाइक जिम्नास्टिक हो, बैडमिंटन हो, एनीथिंग, बट जी। उनको कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। जी मैम, एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी लेंथ की होनी चाहिए जो नॉर्मल है? इट्स अराउंड 2 to 7 days is normal, जी and delay of 7 days is also normal. ओके समटाइम्स क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हमारा पीरियड डिले हुआ तो 3 to 4 days इट्स नॉर्मल डिले, जी अप टू 1 week इट्स नॉर्मल, ओके एंड साइकिल ऑफ 2 to 7 days इज ऑल्सो नॉर्मल। लेकिन आपका फ्लो कैसा है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। अगर 2 to 7 days में आपका बहुत ही हैवी फ्लो है तो वो भी नॉर्मल नहीं है, जी या बहुत ही स्केंटी फ्लो है, बहुत ही कम फ्लो है, तो वो भी नॉर्मल नहीं है। जी तो फ्लो पे भी डिपेंड करता है। तो अब और कितने पैड्स आप चेंज कर रहे हो, उससे आप जज कर सकते हो कि कितने सोक्ड पैड आपके चेंज हो रहे हैं। जी लाइक 2 to 3 पैड्स पर डे अगर आप चेंज करो देन इट्स नॉर्मल। जी आइडियली तो पैड्स आपको एवरी 4 आवर चेंज करने चाहिए, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द सोक्ड पैड, जिसमें आपका सोक्ड हो चुका है, सोक हो चुका है ब्लड, वो आप कितने फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहे हो। मैम, आजकल बहुत लाइक लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज आ गई हैं, जैसे पीरियड पैंटीज आ गई है, तो क्या वो चीज यूज करना सेफ है? लाइक जो कॉटन पीरियड पैंटीज आती हैं। देखिए वो उतना सेफ तो नहीं है अगर हम हाइजीन की बात करें, जी क्योंकि वो आपकी वॉशेबल होती हैं। जी और जो अगर देखा जाए तो पैड सबसे सेफ है, क्योंकि आप उसको चेंज कर रहे हो, जी वो सोक हुए, आपने यूज किया 3 to 4 आवर, फिर आपने चेंज कर लिया। बट जो पैंटीज है वो वॉशेबल होती हैं, जी 10 to 15 टाइम्स तो आइडियली आप वॉश करके उसको पहन ही जी। लेते हो, तो वो उतना सेफ तो नहीं है। तो टैम्पून्स होते हैं वो भी उतने सेफ नहीं है। वह जो कप्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स होते हैं, वो सेफ नहीं है। जी मैम, लाइक जैसे लोगों को लाइक टमी प्रॉब्लम, लाइक पेन होता है, टमी में पेन होता है ड्यूरिंग मेंसेस, तो वो पेन कब तक नॉर्मल है और कब हमें लाइक अब नॉर्मल है कि अब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? देखिए अगर ये पेन आपका पीरियड से पहले शुरू होता है, थोड़ा बहुत पहले शुरू होता है, तो उसका तो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स में आ जाता है, बट वो पीरियड्स के 2 दिन बाद खत्म हो जाना चाहिए। अगर वो आपका पीरियड्स के बाद भी रहता है तो वो जी। नॉर्मल नहीं है। Okay. या आपके पीरियड शुरू होते हैं पूरी साइकिल में आपको पेन रहता है तो वो भी नॉर्मल नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमारी हार्मोनल डेफिशिएंसी होती है, मेनली ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी में ऐसा होता है जी कि आपका पीरियड कम एंड विथ पेन होता है, या जी। इरेगुलर पीरियड होते हैं विथ पेन होता है। तो इस केसेस में आपको जरूर अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी मैम, एक बहुत कॉमन मिथ है कि व्हेन यू आर ऑन योर पीरियड्स आपको मेडिकेशंस नहीं लेनी चाहिए। पेट दर्द हो रहा है तो आपको पेट दर्द की दवाई नहीं लेनी चाहिए, तो क्या ये सिर्फ एक मिथ है या इसमें कोई भी देखिए, सच्चाई है? नहीं नहीं, अगर आपको पीरियड्स में पेन है तो आप मेडिसिन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, पेन किलर्स ले सकते हो। जी एक बहुत ही कॉमन पेन किलर मैफ्टाल स्पास चली हुई है, सब जी। लोग लेते हैं, इट्स वेरी कॉमन एंड इट्स वेरी नॉर्मल अगर आप उसको लेते हो तो। जी एंड गर्म पानी से सिकाई, ये सब हम बताते हैं पेशेंट्स को, वो करो। जी और मैफ्टाल स्पास आप दिन में 3 बार तक ले सकते हो, इट्स टोटली सेफ। ओके हाँ, बिकॉज ये स्पास्मोडिक पेन्स होते हैं, ये उस समय होते ही है, क्रैम्पिंग होती है तो होते हैं, हम ये दवाई लेके हम कंट्रोल कर सकते हैं या सिकाई से कर सकते हैं। मैम, काफी कॉमन प्रॉब्लम्स भी होती हैं वुमेन्स में, जैसे पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, यूटीआई हो गया, तो मेजर रीजन क्या होता है पीसीओडी या पीसीओएस का? देखिए, एक तो पीसीओडी और पीसीओएस का मेन रीजन तो आपका है लाइफस्टाइल। जी जो आप अगर लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे, अपनी डाइट को इम्प्रूव करेंगे, तो मे बी आपको पीसीओडी कंट्रोल में आ जाए। जी बट ये है, पीसीओडी ऐसा भी नहीं है, कई बार बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होने के बाद भी रहता है, तो हेरिडिटरी भी होता है, अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो भी आपको हो सकता है। जी और इसको हमें ट्रीट करने के लिए हमारे पास पिल्स भी होती हैं, हार्मोनल साइकिल देते हैं हम पेशेंट्स को, जी प्लस लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं, डाइट मॉडिफाइड कराते हैं,
बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम नोटिस करते हैं, लाइक अगर उसमें अगर ये सिंड्रोम में कन्वर्ट हो गया, लाइक हेयर फॉल हो गया है, डायबिटीज में कन्वर्ट हो गया है, और उनको और जो एक्ने एक्ने पिंपल्स ये सब हो रहे हैं, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं जी कि जो भी उनके सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। फिर हमें जैसा भी लगेगा हार्मोनल साइकिल देंगे, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हमारा ये डिजीज कन्वर्ट हो गया सिंड्रोम में तो इनफर्टिलिटी और ज्यादा इसमें मिलेगी। ओके मैम, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, पीसीओडी में और पीसीओएस में? देखिए, पीसीओडी इज लाइक इट्स अ डिजीज, इट्स अ स्टार्टिंग हम बोल सकते हैं। सिंड्रोम में कन्वर्ट नहीं हुआ है, सिंड्रोम इन द सेंस कि और सारे फैक्टर आ जाते हैं उसमें, लाइक आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, एलएचएफएसएच का रेशियो बहुत ज्यादा डिरेंज हो जाएगा, और आपका एंड्रोजन्स के हम बढ़ने लग जाएगा, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये एक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो पीसीओडी डिजीज रहता है, पीसीओडी एक्चुअली में होता क्या है, पीसीओडी में क्या होता है, जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं, जो हमारी ओवरीज में अंडे बन रहे होते हैं, वो हमारे बहुत ज्यादा अंडे बनते हैं, लेकिन वो कोई भी ऐसा अप्रोप्रिएट ग्रोथ नहीं होती है, छोटे छोटे मल्टीपल फॉलिकल्स बन रहे होते हैं, जिनका वॉल्यूम हम जब देखते हैं अल्ट्रासाउंड में तो मोर देन 10 सीसी आ रहा होता है। तो सबसे पहले इसीलिए हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें देखते हैं हमारे फॉलिकल्स का वॉल्यूम कितना है, उससे हमें कंफर्म होता है कि इट्स पीसीओडी। एंड देन वी कम्स टू हार्मोन्स, फिर हम हार्मोन्स टेस्ट कराते हैं कि उसका एलएचएफएसएच का रेशियो देखते हैं, इंसुलिन देखते हैं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल देखते हैं, ये सब चीजें हम सब कुछ वर्कअप करते हैं, इस पे अकॉर्डिंगली फिर हम ट्रीट करते हैं पेशेंट को। जी मैम, ऐसा भी माना जाता है कि अगर किसी को पीसीओडी है या पीसीओएस है तो उससे इनफर्टिलिटी कॉज होती है, तो क्या ये बात सच है या झूठ है? ये बिल्कुल सच है। पीसीओडी या पीसीओएस कुछ भी है तो इनफर्टिलिटी इसका कॉज है। और पहले मैं आपको बताना चाहूंगी इनफर्टिलिटी आप कैसे डिफाइन करोगे कि आपको इनफर्टिलिटी है। तो इनफर्टिलिटी बेसिकली होता है आपकी शादी के बाद, जब आप 1 ईयर तक, पूरे 1 ईयर तक आप बिना कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए, यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हो, जस्ट टू प्लानिंग, आप प्लान कर रहे हो बेबी 1 साल तक और आपको बेबी नहीं कंसीव होता है, तब हम उसको इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में लाते हैं। जब वो इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में पेशेंट आ जाता है, उसके बाद फिर हम उसमें वर्कअप शुरू करते हैं, तो जिसमें कि बहुत सारे पेशेंट्स में पीसीओडी ही देखा गया है। तो पीसीओडी में ये रीजन इनफर्टिलिटी का इसीलिए है क्योंकि उसमें जो हमारी पीरियड्स भी हमारे कम क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारा यूट्रस होता है उसकी वॉल में हमेशा एक एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनती है, जिसको हम बोलते हैं ईटी, एंडोमेट्रियल थिकनेस, वो हमेशा बनती है, वही शेड होती है तो हमारे पीरियड्स आते हैं। तो जो ईटी होती है इट्स जस्ट लाइक प्रोटेक्टेड कवर, प्रोटेक्टेड लेयर ऑफ बेबी। तो अगर हमारी ईटी अच्छी नहीं बनेगी, एंडोमेट्रियल लाइनिंग अगर हमारी अच्छी नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली इनफर्टिलिटी की तरफ पेशेंट जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जब इम्प्लांटेशन होता है या नहीं भी होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए वो हमारे पास लाइनिंग नहीं है, तो इनफर्टिलिटी की तरफ चला जाता है। तो ऐसे केस में फिर हम इंडक्शन देते हैं पेशेंट को। पहले तो फॉलिकल उनके ऑलरेडी का अच्छे नहीं बन रहे होते, उसका साइज कम होता है, तो पहले तो हम एक मैच्योर फॉलिकल बनाते हैं। मैच्योर फॉलिकल बनाने के बाद फिर हम ईटी पे वर्कअप करते हैं कि ईटी हमारी कितनी अच्छी बन रही है। जब ईटी अच्छी बनने लग जाती है उसके बाद ही फिर हम फर्दर प्लान करते हैं। बट यस, डायरेक्ट इंडिकेशन आईवीएफ या आईयूआई का नहीं है। सबसे पहले हम नेचुरल मेथड से एक इंडक्शन के साथ विद मेडिसिन हम ट्राई करते हैं। जब भी हमारी 2 to 3 साइकिल फेल हो जाती है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या रह गया, मतलब जो ईटी का और कोई कॉज तो नहीं है। अगर हमारी फिर भी थिकनिंग नहीं ठीक हो रही है तो हम और वर्कअप करके फिर देखते हैं। इट्स नॉट द डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ आईवीएफ और आईयूआई, नेचुरल कंसीव भी होता है ऐसे पेशेंट्स को। मैम, इनफर्टिलिटी का और क्या क्या कॉमन रीजंस है जो आजकल बहुत कॉमन दिख रहे हैं आपको? देखिए, सबसे पहले तो शादियां बहुत लेट हो रही है। शादियां लेट हो रही है, प्लानिंग लेट कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होने लग जाते हैं, एलएच हमारा बढ़ता रहता है, तो उस चक्कर में हमारा जो एलएच ल्यूटेजिंग हार्मोन होता है हमारी बॉडी में वो बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती रहती है। दूसरा, इनफर्टिलिटी एक एज तो है ही है, साथ में हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत पुअर हो चुका है। वो स्मोकिंग, अल्कोहल, ये कहीं ना कहीं हमारी इसमें इनफर्टिलिटी का फैक्टर है ही। दूसरा, हमारे में जो डाइट है वो बहुत ही पुअर है, जैसे कि हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, हमारी डाइट पे, बैलेंस डाइट पे फोकस नहीं रहता है, और हमारा कुछ भी अपनी बॉडी के लिए हम वर्कअप नहीं कर रहे होते, कुछ भी वर्कआउट नहीं चल रहा होता है, हमारा जस्ट फोकस रहता है कि हमारा करियर और हमारी जॉब, इस पे फोकस रहता है। तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन हो रहा है। मैम,
हम अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे क्या चीज इंप्रूव कर सकते हैं जिससे हम इनफर्टिलिटी को हम कंट्रोल कर सके? लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और आपस में इम्पोर्टेंट चीज आपस में बॉन्डिंग। जितनी अच्छी बॉन्डिंग हस्बैंड वाइफ में होगी उतना अच्छा हम प्रोडक्ट ला के दे सकते हैं। जी मैम। मैम लाइक होता है ना कि लाइक कंसीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक आइडियल पीरियड होता है, या तो कौन से पीरियड में वी शुड ट्राई टू? या बिल्कुल सही, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होता है। मेरे पास भी बहुत पेशेंट्स आते हैं, उनको यही नहीं क्लियर रहता है कि किस पीरियड में हम इंटरकोर्स करें तो हमें कंसीव हो जाए। तो देखिए, इसमें बेसिकली सबसे मेन चीज आपकी साइकिल पे डिपेंड करता है। आपकी साइकिल की लेंथ क्या है, लाइक 28 डेज, 30 डेज, whatever, 32 डेज और 35 डेज। 22 to 35 डेज इज नॉर्मल लेंथ ऑफ द साइकिल। जी। इतनी लेंथ किसी की है तो नॉर्मल। तो इसमें बेसिकली क्राइटेरिया हमारा रहता है 14 डेज जो हम कैलकुलेट करते हैं। 14th डे इज द पीक डे, ओव्यूलेशन का टाइम होता है 14th डे। बट वो 14th डे की कैलकुलेशन कहाँ से होती है ये लोगों को नहीं पता होता है। 14th डे बहुत सारे लोगों को पता रहता है कि इट्स 14th। जी। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी 28 डेज की साइकिल है, जी। तो अगर हमारा फर्स्ट को आया है तो अगली बार हमारा 28th को आएगा। तो वी कैलकुलेट 14th डे फ्रॉम द बैक ऑफ फ्रॉम द लास्ट डेट दैट इज 28th जिसमें हमें आना है। तो हमारा सबसे इजी वे रहता है कि आप अपना घर में कैलेंडर लगा के रखे, उसमें आप सर्कल कर दें जिस भी दिन पीरियड आना है आपका। नेक्स्ट 30 डे, अगर आपकी 30 डेज की साइकिल है तो आपका फर्स्ट को है, आपको 30 को आना है। तो जस्ट कैलकुलेट 14th डे फ्रॉम द लास्ट, यानी कि 30th से आप 14th डे कैलकुलेट करेंगे। लाइक 30th, 29, 28, 27, इसमें जब आपका 14th डे जो आ रहा होगा दैट इज योर पीक ओव्यूलेशन टाइम। एंड उसके 4 डेज आगे एंड 4 डेज पीछे, यानी कि आपका 14th आया तो हम 4 दिन पीछे चले जाएंगे, 11th प्लस इधर चले जाएंगे 18th। तो दिस इज योर गुड डे फॉर योर इम्प्लांटेशन, फॉर योर कंसीविंग। ये पीरियड आपका अच्छा रहता है। इस ड्यूरेशन में आप अपने हस्बैंड वाइफ रिलेशन बनाए तो उनके पीक टाइम होता है, इसमें अच्छे चांसेस होते हैं। मैम आजकल मिसकैरेजेस बहुत कॉमन हो गए, तो रीजन क्या है मिसकैरेजेस में कॉमन होने का? देखिए, सबसे मेन रीजन तो फिर मैं वही बोलूंगी, लाइफस्टाइल तो है ही है। जी। ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि लोग इतना, जैसे मैं ये कहना चाहूंगी, आपको पता है कि आजकल मिसकैरेज बहुत कॉमन है, तो आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करें पहले। जी। जो भी डेफिशिएंसी है बॉडी में सबसे पहले उसको हम कवर अप करें। डेफिशिएंसीज नहीं होंगी, हार्मोनल टेस्टिंग करेंगे, और जैसे ही आपके पीरियड मिस होते हैं तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप घर ना बैठे कि अब हम 1-2 महीने बाद जाके दिखाएंगे। जी। तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि उसमें हमें सप्लीमेंट्स देना बहुत जरूरी है। क्योंकि मिसकैरेज के बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि हो सकता है हमारी बॉडी में जितना हमें प्रोजेस्टेरॉन चाहिए उतना प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन रहा हो, जितना हमें HCG चाहिए उतना HCG बॉडी में नहीं प्रोड्यूस हो रहा हो। तो हम उसके लिए सप्लीमेंट्स फ्रॉम द डे 1 जब हमारे पास पेशेंट आते हैं हम स्टार्ट कर देते हैं, अगर उनकी मिसकैरेज की हिस्ट्री है। बाकी बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से मिसकैरेज होते हैं। थायराइड, अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है उनको भी मिसकैरेज की हिस्ट्री होगी। डायबिटीज वालों को भी मिसकैरेज की हिस्ट्री होगी। और देखा जाता है कि और भी उनकी मिसकैरेज की हिस्ट्री हो सकती है, जैसे कि अगर उनका सर्विक्स की लेंथ बहुत छोटी है वो भी उसकी मिसकैरेज की हिस्ट्री में आ सकता है। और प्लस आपके बॉडी में हार्मोन्स किस तरीके के बन रहे हैं उनकी स्टडी करनी पड़ती है कि क्यों मिसकैरेज हो रहा है। और बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें मिसकैरेज होता है, तो वो बेसिकली हमको पता करना पड़ता है क्या कॉज है। देयर आर मल्टीपल कॉजेस। मैम आजकल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना बहुत कॉमन हो गया है, क्या वो भी एक रीजन हो सकता है मिसकैरेजेस का? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी यूट्रस को इफेक्ट करते हैं। तो हार्मोन्स, हमारी बॉडी में जो नेचुरल हार्मोन्स बन रहे हैं हमारी उसके यूट्रस को हेल्दी रखने के लिए, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आप ऊपर से उसको जबरदस्ती का हार्मोन दे रहे हो कि आपको कंसीव ना हो। जी। तो आइडियली मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपकी पहला बच्चा आपका हो गया है, चाहे वो किसी भी तरह से कंसीव हो गया आपके, आप नहीं चाहते, आपका अनप्लान्ड बेबी भी है, तो बट मैं आइडियली यही कहूंगी कि आप उसको कंटिन्यू करो। जी। पिल्स लेना सेफ नहीं है। जी। फिर भी किसी की मजबूरी होती है तो हमें भी देनी पड़ती है। जी। बट स्टिल मैं एडवाइज नहीं करूँगी। जी। मैम लाइक बिफोर गेटिंग मैरिड एक कपल को ऐसे कौन से टेस्ट लेने चाहिए जिससे उनकी लाइक पास्ट हिस्ट्रीज भी पता रहे और आगे कंसीव में भी और प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े? देखिए, बेसिकली हमारा जो होता है हस्बैंड में हम करते हैं सीमेन एनालिसिस। जी।
क्योंकि स्मोकिंग में एंड अल्कोहल कहीं ना कहीं हमारे सीमेन को, जिसमें हमारे स्पर्म एंड ऑल जो फैक्टर्स होते हैं, सीमेन एनालिसिस में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, पीएच आता है और आपका एसिड, उसका पीएच की वैल्यूज किस तरह से आ रही है, उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, और कितना स्पर्म काउंट है, कितने कितने हेल्दी स्पर्म है, कितनी मोटिलिटी है, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, तो उसको हमें स्टडी करना होता है। क्योंकि इनफर्टिलिटी में सबसे पहले तो हम हस्बैंड का ही टेस्ट कराते हैं कि ऐसा ना हो हस्बैंड में ही प्रॉब्लम है और हम वाइफ को ट्रीट करे जा रहे हैं। जी। तो सबसे पहले हस्बैंड का टेस्ट होता है, तो हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस हस्बैंड की भी हम डाइट इंप्रूव कराएंगे, थोड़ा सा वर्कआउट, हाई प्रोटीन डाइट, एंटीऑक्सीडेंट और सब चीज़ें ऐड करेंगे। एंड प्लस फीमेल्स में हम पूरा हार्मोनल साइकिल का पूरा हार्मोनल जो भी रहता है उसका टेस्ट कराते हैं, लाइक LH, FSH, प्रोलैक्टिन, TSH, बहुत सारे और भी हार्मोन्स होते हैं, उनका वर्कअप करते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम बताते हैं कुछ भी इश्यूज रहे। एंड वन मोर थिंग, हम उसमें टॉर्च होता है, हमारा एक प्रोफाइल होता है जिसमें कि रुबेला बहुत कॉमन होता है, तो रुबेला का भी हम करा लेते हैं। अगर रुबेला का इन्फेक्शन होता है तो हम उनको रुबेला की हमारे पास वैक्सीन रहती है, तो वो हम दे देते हैं पेशेंट को पहले ही। तो यही सब चीज़ें हम देखते हैं। मैम, STI क्या है, STD क्या है? सॉरी। STD इज बेसिकली अ डिजीज विच इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। जी। इसमें बहुत सारी डिजीज हो जाती है, HIV, HBsAg, HCV, VDV, DR, और बहुत सारे कॉन्टैक्ट से भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होते हैं जो कि हमारे कॉन्टैक्ट आने से एक दूसरे के पार्टनर में चला जाता है। जी। हाँ, तो ये एक ऐसी डिजीज होती है जो सेक्सुअली एक दूसरे में जा सकती है। मैम, लाइक अर्ली एज पे विमेन्स या फिर मेंस भी अगर अर्ली एज पे सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं तो उनको किस चीज का मेजर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अर्ली एज पे अगर आप कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको हाइजीन का तो रखना ही चाहिए। जी। लाइक हर एक इंटरकोर्स के बाद दोनों को अपना वॉश करना चाहिए। जी। ठीक है, और जिसमें कि फिर मैं बोलूंगी फीमेल्स में UTI बहुत कॉमन है, तो फीमेल्स को कभी भी अपनी वजाइना अंदर से नहीं धोना चाहिए। जी। किसी भी लाइक केमिकल से नहीं धोना है। लाइक वी वॉश बहुत ही कॉमन देखते हैं एडवर्टीजमेंट में आ रहा होता है, वी वॉश। फीमेल्स आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हम तो वी वॉश से धोते हैं, तो हमारा कैसे हो सकता है UTI। बट वो वी वॉश कहीं ना कहीं आपका वजाइना के फ्लोरा को डिस्टर्ब कर रहा है, तो वी वॉश या कोई भी केमिकल से हमको वजाइना नहीं धोना है, जस्ट वाटर से हमको क्लीन करना है। सेम विद मेल्स ऑल्सो, उनको भी अपना पेनिस पार्ट जो भी है उसको उसी तरह से क्लीन करना है, पानी से क्लीन करना है। और दूसरी चीज़, अगर आप बहुत अर्ली एज में हो रहा है तो प्रोटेक्शन ज़रूर यूज़ करें, कॉन्डम्स एंड जो भी रहता है, मल्टीपल फीमेल कॉन्डम, मेल कॉन्डम, अगर दोनों को साथ में करते हैं तो और इफेक्टिव रहता है। तो मतलब कि कॉन्ट्रासेप्टिव तो आप यूज़ करें। दूसरा, ध्यान रखें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होने चाहिए। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होने से भी आपका जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जी। मैम, UTI की आपने बात करी। UTI में फीमेल्स ये होता है कि कुछ भी होम रेमेडीज यूज कर लेती हैं, डॉक्टर को बाद में कंसल्ट करती हैं, तो वो कहाँ तक सही है? देखिए, होम रेमेडीज में क्या यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, अगर आप उसमें होम रेमेडीज में होता है, अगर आपको फ्रिक्वेंट UTI है तो आप अगर ओरल चीज कुछ इंक्रीज करो, लाइक कि क्रैनबेरीज के जूसेस होते हैं वो ज्यादा पीने लग जाओगे, या लिक्विड इंटेक ज्यादा बढ़ा दोगे, विटामिन C की इंटेक ज्यादा बढ़ा दोगे, उससे अगर वो UTI ठीक हो रहा है तो इट्स नॉर्मल, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन कहीं अगर आप वजाइना में इंटरनली कुछ लोकल में आप दे रहे हो, कोई कुछ भी आप लगा रहे हो, आयुर्वेदा, होम्योपैथी या एनीथिंग, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आई हैव सीन मेनी ऑफ द पेशेंट जिनको मैंने बोला है कि आप अपना वी वॉश बिल्कुल 2-3 महीने के लिए बंद कर दो, वजाइना को टाइम दो, उसके जो अच्छे बैक्टीरिया उनको ग्रो होने का टाइम दो, आपका ऑटोमेटिकली UTI इंप्रूव हो जाएगा। तो ऐसा होता है। दूसरा, डायबिटीज जो प्रॉब्लम रहती है, जिसको डायबिटीज शुगर डिरेंज रहती है, उनमें भी ये प्रॉब्लम रहती है। तो पहले तो अपने डॉक्टर को ही दिखाएं कि क्या कॉज बन रहा है। या मैम, प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल्स को किस चीज का मेजरली ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं बोलूंगी, जब प्रेगनेंसी आपको होती है, यानी कि जब आपका पीरियड मिस हुआ, तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि हमेशा प्रेगनेंसी इंट्रा यूट्राइन यानी कि यूट्रस में नहीं होती, कई बार यूट्रस से बाहर भी होती है। तो अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तो आपका ये तो रूल आउट ही नहीं हो पाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी है कि नहीं। हेल्दी प्रेगनेंसी हमेशा होती है यूट्रस के अंदर होती है। दूसरा, मैं बोलूंगी चाइनीज फूड बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। चाइनीज फूड अबॉर्टिफिशिएंट होते हैं, तो उसमें जो MSG रहता है वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को, जो भी इम्प्लांटेशन हुआ है बच्चा है, उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है।
सब ऑर्टिफिशिएंट होता है, तो चाइनीज फूड को मैं एकदम स्टॉप करा देती हूँ। जी और पाइनएप्पल और पपाया पहले लोग बोलते थे, बट आजकल रिसेंट स्टडी में बोला गया है कि लिटिल बिट ऑफ पपाया से कुछ नहीं होता, ओके और पाइनएप्पल से भी इतना नहीं होता, बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए, बट थोड़ा बहुत आप ले सकते हो। ओके या मैम आजकल हमने देखा है कि विमेन्स एक्सरसाइज भी करती हैं, वर्कआउट भी करती हैं, इवन वेट लिफ्टिंग भी करती हैं, तो क्या वो चीज़ सही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? देखिए, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ये सब चीजें डिपेंड करती है आपका इंडिकेशन क्या है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि हेल्दी प्रेगनेंसी आप कर सकते हो तो कर सकते। वेट लिफ्टिंग तो नहीं, वेट लिफ्टिंग कोई डॉक्टर नहीं बोलता, बट कुछ एक्सरसाइज बेसिकली प्रेगनेंसी के लिए बनी हुई है। मैंने भी अपना एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है जो प्रेगनेंसी में इफेक्टिव होती है एक्सरसाइजेस, जो कि आपको नॉर्मल लेबर की तरफ भी लेके जाएंगे नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए, और आपकी बॉडी को भी प्रिपेयर अच्छे से करेंगे जस्ट टू नॉर्मल डिलीवरी। तो वो सब ठीक है, बट जो आप बोल रहे हो वेट लिफ्टिंग वो नहीं होनी चाहिए। और एक्सरसाइज भी उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी चल रही है। कहीं रेस्ट का इंडिकेशन तो नहीं है, बहुत सारे इंडिकेशंस बन जाते हैं। अगर वो इंडिकेशन रेस्ट का नहीं, आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी चल रही है, तो आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। जी मैम, इसी के साथ आप हमारी ऑडियंस को एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर आपको कोई भी इशू हो पीरियड से रिलेटेड, एनीथिंग लाइक अगर पीरियड ज्यादा है, कम है, या आपके इरेगुलर पीरियड है या पेनफुल पीरियड है किसी भी एज में, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनार्की, फ्रॉम द 9 to 11 ईयर्स से लेके मेनोपॉज तक, टू 45 to 50 ईयर्स तक, कुछ भी ऐसा इशू है तो प्लीज मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए, बिकॉज बहुत सारी बीमारियां बहुत कॉमन होती जा रही हैं, आप उनको प्लीज इग्नोर मत करें। जी मिले और उनसे डिस्कस करें कि क्या प्रॉब्लम है, हम उसका कॉज देखेंगे, हम उसको ट्रीट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।